गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज फिर महाराजाकृष्ण ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए और नया टॉपिक लेके आया हूँ जो यानी कि बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें कल अध्याय में पढ़ा था कि पवन के जो कार्य हैं, वायु के या यानी कि इनके जब गति करती है हवा, तो उसके कारण यानी कि कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया हैं जो उनसे संबंधित होती हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि भी पवन जो है यानी कि 3 प्रकार से जो है कार्य करती है, अपवाहन और अपघर्षण और सन्निघर्षण। अपवाहन में हम देखते हैं कि भी कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पवन जो है, जब पवन चलती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर चलती है, और जब विभिन्न चट्टानों से होकर ये चलती है तो उसके कारण जो है वहां से उत्पाटन की क्रिया द्वारा चट्टानें टूटती फूटती रहती है। इसी प्रकार से हमने अपघर्षण की क्रिया पढ़ी थी कि अपघर्षण की क्रिया भी जो है उसी प्रकार से इनकी चट्टानें जब उसके साथ घर्षण करती है किसी स्थलीय भाग के साथ, तो उसके कारण भी चट्टानों में टूट फूट होती है। तो इस प्रक्रिया के कारण भी पवन के कार्य निश्चित किए जाते हैं। इसी प्रकार से सन्निघर्षण के बारे में हमने पढ़ा था कि सन्निघर्षण जब इनके विभिन्न प्रकार के जो कंकड़ पत्थर हैं या धूल के जो कण हैं, उन्हीं में आपस में टकराहट होती है, उन्हीं में टक्कर होती है, उसके कारण जो है वो इनके धूल बनते जाते हैं या वो जो है बिल्कुल चिकना पाउडर बनाते जाते हैं, जिसे अपने सन्निघर्षण की क्रिया कहते हैं। तो वायु या पवन 3 प्रकार से जो है इनके कार्य करती है, अपवाहन के द्वारा और अपघर्षण के द्वारा और सन्निघर्षण के द्वारा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पवन के कार्य को प्रभावित करने वाले कारक भी, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था पवन का वेग है तो पवन का वेग कम या अधिक होता है, तो उसके कारण जो है इनके जो अपने ये माने कि पवन की जो स्थलाकृतियां बनती है या पवन के जो कार्य होते हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। पवन वेग अगर अधिक होगा तो उसके कारण जो है उसके सामने आने वाली जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों में जो है क्षरण अधिक होगा या अपक्षय की क्रिया अधिक होगी या अपर्दन अधिक होगा। इसी प्रकार से अगर पवन वेग कम है तो उसके कारण जो है यानी उन चट्टानों में जो है क्षरण या अपक्षय या अपर्दन की क्रिया बहुत कम होगी। इसी प्रकार से दूसरा हमने पढ़ा था कि भी जिस प्रकार से अगर धूल कणों की मात्रा या स्वभाव है, यानी कि धूल कण किस प्रकार के हैं, यानी कठोर है या उनकी मात्रा कम है या अधिक है, तो अगर अधिक मात्रा होती है और वो अगर कठोर होते हैं तो जो चट्टानें, कोमल चट्टानें जो उसकी सीध में आती हैं, उन चट्टानों का वो अपक्षय या अपर्दन कर देती है। और अधिक मात्रा में जो है जो चट्टानें होती है उनका अधिक मात्रा में जो है वो धूल कणों की मात्रा अधिक बनती है। इसी प्रकार से अगर कोमल चट्टाने के सीध में अगर यानी कि जो कण होते हैं वो कण बारीक या मुलायम होते हैं, तो उसके कारण जो है इनके चट्टाने जो है कम क्षरित होती हैं। तो इसी प्रकार से तीसरा हमने पढ़ा था कि भी जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है उस पर, यानी किस प्रकार की जलवायु है। जैसे अगर आर्द्र या नम जलवायु वाले क्षेत्र है तो वहां पर अपर्दन की क्रिया या अपक्षय की क्रिया बहुत कम होती है। और अगर शुष्क क्षेत्र है, जिस प्रकार से थार का रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान है, गोबी का मरुस्थल है, तो यहाँ पर जब यानी कि इन क्षेत्रों में अगर वायु चलती है, वायु का प्रवाह होता है, तो उससे जो है अधिक मात्रा में जो है यानी कि मिट्टी या धूल कणों का अधिक मात्रा में प्रवाह होता है। अब अपने देखते हैं कि भी पवन के द्वारा जो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां बनती हैं, अपर्दनात्मक अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां, अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां भाई, जब पवन चलती है शुष्क क्षेत्रों में, अगर पवन चलती है या यानी जहां चट्टानीय क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में अत्यधिक उष्ण और शुष्क क्षेत्रों में हवा चलती है, तो उसके कारण विभिन्न प्रकार की अपर्दन की क्रिया होती है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब पवन का वेग अधिक होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कई बार क्या होता है कि जब यानी कि जो बालुका या इर्ग जिसे बोलते हैं हमने, बालुका मिश्रित मरुस्थल या इर्ग,
इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो सहारा में अधिक पाए जाते हैं। थार का मरुस्थल है वहाँ अधिक पाए जाते हैं, गोबी का मरुस्थल है वहाँ अधिक पाए जाते हैं। तो ये सारे जो है यानी कि जब इन क्षेत्रों में हवाएं चलती हैं या तीव्र हवाएं चलती हैं, पवन का वेग तीव्र होता है, तो उसके कारण जो है अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, या अपर्दन की क्रिया द्वारा जो है वायु जब चलती है तो वो अपने को यानी कि अपने साथ जो है विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर लेकर चलती है, और उसके कारण जो है वो उस क्षेत्र को अपर्दित करती जाती है। जो भी क्षेत्र उसके सीध में आता है उसको अपर्दित करती है। अपर्दित से मतलब जिस प्रकार से अपने अगर देखें तो अनेक ऐसी स्थलाकृतियां बनती है, जैसे अपवाहन गर्त है एक नंबर, अगर देखें अपवाहन गर्त या गड्ढे। अब कई बार क्या होता है कि जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में या जो चट्टानीय मरुस्थल होते हैं उनमें जो पवन का वेग अत्यधिक तीव्र गति से होता है, तो उस तीव्र गति के कारण जो है इनकी जो चट्टानें होती है, जो कोमल चट्टानें होती है, वो चट्टानें जो है एक यानी कि इस प्रकार से अपवाहन के द्वारा यानी कि यहाँ से क्षेत्रों से चट्टानें जो है टूट टूट कर उड़ती रहती हैं, और वहां पर जो है एक गर्त या गड्ढे का निर्माण हो जाता है, गर्त या गड्ढे का निर्माण हो जाता है, जिसे यानी कि अपने गर्त कहते हैं, अपवाहन गर्त कहते हैं। इनके कहने का मतलब मिट्टी उड़ाकर जो है उस क्षेत्र से यानी कि उसके चारों ओर अगर यानी कि कठोर चट्टानें होती है, या अपने ये माने कि कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां से चट्टानें बहुत कम मात्रा में, चारों ओर से चट्टानें बहुत कम मात्रा में अगर अपर्दित होती है और वो क्षेत्र बीच का क्षेत्र अधिक अपर्दित हो जाता है, तो उसके कारण जो है अपवाहन गर्त का निर्माण होता है। ऐसे गर्त जो है अधिकतर सहारा के रेगिस्तान में, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, इन क्षेत्रों में इस प्रकार के अनेक गर्त पाए जाते हैं। जिस प्रकार से गारा गर्त है सहारा के रेगिस्तान में, तो ये जो गर्त है ये गर्त काफी लंबे चौड़े यानी कि मात्रा में होते हैं। कहने का मतलब इनकी लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है। कई बार क्या होता है कि जब यानी कि इनमें अगर यानी कि वायु का वेग अत्यधिक तीव्र गति से होता है तो कई किलोमीटर में जो है इनका निर्माण हो जाता है। और ये अधिकतर अगर देखा जाए तो ये अधिकतर यानी कि जो इर्ग मरुस्थल होते हैं, या जिसे अपने बालुका मिट्टी वाले जो मरुस्थल होते हैं, वहां पर इस प्रकार के जो है अधिक अपवाहन गर्त बनते हैं। अपवाहन गर्त जो है यानी कि मिट्टी को उड़ाकर बनने वाले गर्त कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम यानी कि अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अगर दूसरी अगर इसका संरचना देखें अपनी, तो दूसरी संरचना अगर देखे जाए तो छत्रक शिला, छत्रक शिला या इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग या भूस्तंभ, भूस्तंभ, या अपने ये माने कि जूजेन जिसे बोलते हैं, जूजेन, जूजेन या जालक या जालीदार शिला, जालीदार शिला, पुल या खिड़की। तो ऐसी अनेक स्थलाकृतियां जो है इनसे इनकी जब पवन चलती है या पवन के द्वारा वायु का जब वेग तीव्र होता है तो उसके कारण अनेक स्थलाकृतियां बनती है। इस प्रकार से अपवाहन गर्त बनता है, उसी प्रकार से छत्रक शिला का भी निर्माण होता है। छत्रक शिला से मतलब कि कई बार जो चट्टानें होती है, छत्रक शिला जिसे अपने मशरूम रॉक भी कहते हैं, मशरूम रॉक, मशरूम रॉक, मशरूम रॉक यानी कि जिस प्रकार से अपने देखते हैं मशरूम की जो आकृति होती है, या मशरूम यानी कि छत्ता सा ऊपर की तरफ एक छत्ता सा होता है और नीचे जो है इस प्रकार से ये एक स्तंभ के रूप में जो है अपने उसे मशरूम की जो आकृति है, तो उस आकृति में जो है चट्टानें निर्मित होती है। उसमें क्यों निर्मित होती है, किस कारण से निर्मित होती है कि भाई यानी कि ऊपर की तरफ जब यानी कि कठोर चट्टान होती है, या यानी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर ऊपरी भाग में कठोर चट्टान होती है और जो उसका नीचे का जो क्षेत्र होता है उस नीचे के क्षेत्र में जो है यानी कि कोमल चट्टानें पाई जाती है। यानी कि अपने ये माने कि लंबवत रूप में इस प्रकार से कोमल चट्टानें होती है, लंबवत रूप में कोमल चट्टानें होने के कारण, कोमल फिर परतदार चट्टान, इस प्रकार से होने के कारण अगर यानी कि ऊपर की तरफ कोमल चट्टान है और बीच में जो है
कठोर चट्टान है तो उसके कारण क्या होता है कि जो बाहरी कोमल चट्टानें होती है वो वायु के वेग के कारण, यानी जैसे ही वायु इस प्रकार से चलती है चट्टानों के ऊपर से, तो चट्टानों के ऊपर से वायु चलने के कारण जो है ये जो कोमल चट्टानें होती है ये कोमल चट्टानें अपर्दित हो जाती है, जबकि जो ऊपर का जो कठोर चट्टानों वाला भाग है वो भाग जो है अप्रभावित रहता है और इसकी आकृति इस प्रकार से बन जाती है कि जिसे अपने यानी कि एक छत्रक के समान, या जिसे अपने ये कह सकते हैं छत्रक चट्टान या छत्रक शिला उसको अपने कह सकते हैं। तो इस प्रकार की निर्मित शिलाकृतियां जो है अनेक मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो चट्टानीय मरुस्थल होते हैं, जो चट्टानीय मरुस्थल पाए जाते हैं, उन चट्टानीय मरुस्थलों में इस प्रकार की आकृतियां देखी जाती है। कुछ सहारा का रेगिस्तान क्षेत्र है या कुछ जो गोबी का मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर जब चट्टानीय भागों से इस प्रकार की यानी कि हवाओं का वेग चलता है या हवाएं चलती हैं तो उसके कारण पवन वेग के कारण इस प्रकार की शिलाकृतियों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से इनके एक और शिलाकृति के बारे में हम पढ़ते हैं जिसे इंसेलबर्ग कहा जाता है। इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग जो है जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा, जिसे अपने ये मान सकते हैं कि भी यानी कि इंसेलबर्ग का मतलब ये हो गया कि द्वीपीय पर्वत, जिसे अपने कह सकते हैं द्वीपीय पर्वत या द्वीप कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से महासागरीय क्षेत्र में द्वीप खड़े हुए दिखाई देते हैं या इनके द्वीपीय पर्वत दिखाई देते हैं, चट्टानें दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से जो है जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में यानी कि मरुस्थलीय जो भाग होते हैं उन मरुस्थलीय भागों में, मरुस्थलीय भाग में इस प्रकार के यानी कि द्वीप पाए जाते हैं। कैसे इनका निर्माण होता है, जिस प्रकार से अपने ये माने कि क्षितिज रूप से अगर चट्टानों में जिस प्रकार से चट्टानें हैं और उनमें क्षितिज रूप से कुछ कोमल चट्टानें होती हैं, वो कोमल चट्टानें, और कुछ जो होती है कठोर चट्टानें होती है, ऐसे क्षितिज रूप में समांतर रूप से जब ये पाई जाती है तो यानी कि उसके कारण जब यानी कि चट्टानें ऊपरी जो कोमल चट्टानें होती हैं वो चट्टानें जो है अपर्दित हो जाती हैं पवन के वेग के कारण, और पवन के वेग के कारण वो चट्टानें अपर्दित होने के कारण जो यानी कि मुख्य चट्टानें जो होती हैं या अपने ये माने जो आंतरिक कठोर चट्टानें होती हैं वो चट्टानें एज इट बनी रहती हैं, और जब इनको अपने दूर से देखते हैं तो अपने को ऐसा लगता है रेगिस्तान के अंदर जैसे ये कोई द्वीपीय पर्वत हो या जैसे कोई द्वीप हो। अब जैसे जैसे इनसे इनके ऊपर की चट्टानें अगर अपर्दित हो जाए, जिस प्रकार से मान लो कोई इस प्रकार से कठोर चट्टान है और उस कठोर चट्टान के ऊपर जो है अपने ये माने कोमल चट्टानों का क्षितिज रूप से इस प्रकार से कोमल चट्टानें पाई जाती हैं, तो ऊपर की जो जैसे ही हवा चलेगी तो वायु का प्रवाह होगा या वायु तेज गति से चलेगी तो उसकी जो ऊपर की भाग है ये कोमल चट्टान है, इस कोमल चट्टान को अपर्दित कर देते हैं ये, और कोमल चट्टान को अपर्दित करने के कारण जो है ये ऊपर की चट्टान तो अपर्दित हो जाती है कोमल चट्टान, और नीचे की जो कठोर चट्टान है वो एज इट बनी रहती है, जिसके कारण जो है ये यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जब असंख्य क्षेत्र में असंख्य मात्रा में जब ये बन जाती है तो इस प्रकार की संरचना जो होती है वो यानी कि अपने देखते हैं कि इंसेलबर्ग के रूप में दिखाई देती है, जिसे द्वीपीय पर्वत या अपने ये मान सकते हैं पर्वत या द्वीप कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं भूस्तंभ, भूस्तंभ जिसे अपने ये मान सकते हैं कि भी एक भूमि का स्तंभ, या ये माना जा सकता है कि जिस प्रकार से हम पिल्लर बनाते हैं भवन निर्माण के समय, जिस प्रकार से पिल्लर तैयार किया जाता है उसी प्रकार से जो है इनके भूस्तंभ की रचना होती है। भूस्तंभ, भूस्तंभ से मतलब कि इनके कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जिस प्रकार से यानी कि मुख्य रूप से मान लो ये चट्टान है और इस चट्टान में ऊपर की तरफ इस प्रकार से कोमल चट्टान का आवरण है, फिर उसके बाद में जो है कठोर चट्टान है, ये कोमल चट्टान है ऊपर की कोमल चट्टान या जिसे कमजोर चट्टान अपने बोलते हैं, और इसके आंतरिक भाग में जो है कठोर चट्टानें हैं, कठोर चट्टानें। अब जब हवा यानी कि चलती है या वायु चलती है, पवन जो है इस प्रकार से अगर इसके समीप से इस प्रकार से चलती है
तो उसके कारण जो है यानी कि क्योंकि तीव्र वेग होता है तो इसका जो यानी कि बाहरी भाग है, ये जो कोमल चट्टानों वाला भाग है, ये कोमल चट्टानों वाला भाग जो है उखड़ना प्रारंभ हो जाता है या उत्पाटन की क्रिया इससे होने लगती है। जब ये भाग यानी कि बाहर की तरफ से हट जाता है तो उसके बाद में एक यानी कि स्तंभ के रूप में ये दिखाई देते हैं। इस प्रकार से एक स्तंभ सा बन जाता है क्योंकि कठोर चट्टान जो है अपर्दित नहीं हो पाती है तीव्र वेग के कारण, इसलिए जो है इनके अपर्दित नहीं होने के कारण ये एक स्तंभ के रूप में दिखाई देती है जिसे अपने भूस्तंभ कहा जाता है। तो इस प्रकार से निर्मित अनेक क्षेत्र पाए जाते हैं या जहां पर चट्टानीय मरुस्थल अधिक होते हैं वहां पर इस प्रकार की संरचना अधिक देखी जाती है। इसी प्रकार से अगला भाग अपने देखें, अगली जो शिलाकृति है जूजेन, 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 या इसे अपने ये मान सकते हैं कि जिस प्रकार से ढक्कनदार दवात की आकृति, जिस प्रकार से दवात बनती है जूजेन, उसे कहेंगे अपने जूजेन, जूजेन। जूजेन का अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार से अपने ये मानते हैं इस ऐसे अगर यानी कि ढक्कनदार दवात का अगर आकृति बनाए, इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है जिसे अपने ढक्कनदार दवात कहते हैं। ढक्कनदार दवात के नाम से इसे अपने जानते हैं। कहने का मतलब कि यानी कि जब चट्टाने, कुछ ऐसी चट्टाने होती हैं जब इनमें अगर देखा जाए तो इनमें यानी कि क्षैतिज रूप से, इस प्रकार से क्षैतिज रूप से जो है यानी कि यहां पर कठोर चट्टान है, फिर जो है कोमल चट्टान पाई जाती है, कोमल चट्टान पाई जाती है। यहां पर इस प्रकार से ये कोमल चट्टान होती है बाहरी तौर पर, ये कोमल चट्टान है, ये ऊपर की तरफ कठोर है, फिर ये कोमल चट्टान है, फिर जो है ये कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान। तो इस कारण जो है यानी कि चट्टाने, जैसे ही हवा यानी कि वायु जब चलती है तो वायु जो है चलकर इस प्रकार से अगर इनके संपर्क में आती है, ऐसे वायु चारों तरफ से, चारों दिशाओं से जब वायु चलती है, यानी कि अपने ये मान सकते हैं कि एक भंवर के रूप में जब वायु चलती है तो उसके कारण जो ये कठोर चट्टान होती है, ये कठोर चट्टान तो अपर्दित नहीं हो पाती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आती है वायु या पवन का वेग तो ये चट्टाने जो है यानी कि टूटना प्रारंभ हो जाती है, ये चट्टाने जो अलग होना प्रारंभ हो जाती है। अब यहां पर जब आती है तो यहाँ कठोर चट्टाने जो है इसको यानी कि कठोर चट्टानों को परिवर्तित नहीं कर पाती और सीधी इस प्रकार से तीव्र वेग से निकलती है, और जहां पर कोमल चट्टाने होते हैं उनको अपर्दित कर देती है। तो इस कारण इनकी आकृति जो होती है वो जूजेन के समान बन जाती है, जूजेन, जूजेन, या जिसे यानी कि ढक्कनदार दवात भी कहा जाता है, ढक्कनदार दवात भी अपनी कह सकते हैं। तो इस प्रकार की आकृति जो है यानी कि अपने ये देखते हैं कि भी जिसे एक, अगर प्राचीन समय में जिस प्रकार से कोई स्याही की बोतल होती है उस पर अपने यानी कि ढक्कन लगाते थे, तो उस ढक्कन के अनुरूप जो है उस यानी कि दवात के समान जो है इसकी आकृति बन जाती है, इसे जूजेन भी कहा जाता है। अब अगली आकृति अपने अगर देखी, अगली आकृति के रूप में अगर देखा जाए तो जिसे अपने जालक या जालीदार शिला कहते हैं, जालक या जालीदार शिला, जालक या जालीदार शिला, जालक या जालीदार शिला, या जिसे अपने चट्टान भी कह सकते हैं, चट्टान भी कह सकते हैं। कई बार क्या होता है कि चट्टानों में ऐसी भी चट्टानें पाई जाती हैं जो जिस प्रकार से इनके, मान लो कि एक चट्टान है, पूरी चट्टान है ये इस प्रकार से, और इसमें इनके कहीं पर जो मान लो ये भाग जो है कठोर चट्टान वाला है, ये कोमल चट्टान वाला है, ये फिर कठोर चट्टान वाला है, ये कोमल चट्टान, ये फिर कठोर, ये कोमल, ये कठोर। इस प्रकार से यानी कि ये जो भाग होते हैं ये कोमल यानी कि क्षैतिज रूप से इस प्रकार से जब इनका देखा जाए तो ये चट्टाने जब कोमल और कठोर चट्टानों के रूप में इनके भाग पाए जाते हैं, ऐसे मान लो ये भाग है, ये भाग है, ये भाग है, इस प्रकार से इनके बीच बीच में कोमल चट्टाने, उनके चारों ओर जो है कठोर चट्टाने पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जब हवा, वायु इनके बिल्कुल
इनके सीध में आती है, जिस प्रकार से पवन का वेग इनके सीध में आता है, यानी पवन का तीव्र वेग जब चलता है, या अपने ये मान सकते हैं पवन तीव्र वेग से चलती है, तो उस पवन वेग का प्रभाव जो पड़ता है वो प्रभाव इनकी कोमल चट्टानों पर अधिक पड़ता है। इनके जब कोमल चट्टानों पर अधिक पड़ता है तो वो कोमल चट्टानें जो है उन इनके जो पवन के साथ धूल कण जो होते हैं वो धूल कण उससे टकरा कर जो है इनके उन कोमल चट्टानों को अपर्दित करते रहते हैं। इनके जैसे जैसे ये अपर्दित करते जाते हैं, अपर्दित करते हैं इन यानी ये कोमल चट्टानों को अपर्दित करके जो है, जिस प्रकार से मान लो ये कोमल चट्टान है, ये कोमल चट्टान है, ये कोमल चट्टान है, ये कोमल चट्टान, इस प्रकार से यानी कि उनकी जो आकृति होती है, जैसे हम यानी कि कोई जाली बनाते हैं, जाली इस प्रकार से हम जाली बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो इस प्रकार की आकृति का निर्माण हो जाता है, इस प्रकार की आकृति का निर्माण हो जाता है जाली। यानी कि इससे जो है अपने ये मानते हैं कि भी छिद्र में, या अपने ये कह सकते हैं कि सरंध्र जाली का निर्माण हो जाता है। सरंध्र जाली का निर्माण क्यों हो जाता है? क्योंकि जो है इससे जो यानी कि कोमल चट्टानें जो होती है वो तो क्षरित हो जाती है, कोमल चट्टानें जो है अपर्दित हो जाती है, और जो कठोर चट्टानें हैं वो वहीं पर एजिट रहती है, उसके कारण जो है जालक या जालीदार शिला का निर्माण होता है। इस प्रकार की आकृति यानी कि जहां पर पवन का वेग तीव्र गति से होता है और जहां चट्टानें जो होती हैं वो यानी कि मिश्रित रूप से पाई जाती हैं, जिस प्रकार से कठोर चट्टानें, कोमल चट्टानें, या कोई भी बहुत बड़ी चट्टान है उसमें कोमल चट्टान, कठोर चट्टान, फिर कोमल चट्टान, इस प्रकार से अगर चट्टानें पाई जाती है तो वहां पर इस प्रकार की शिलाकृति का निर्माण होता है, जिसे जालक या जालीदार शिला कहा जाता है। इसके बाद अगली आकृति हम देखते हैं भी जो अपर्दन की कारण बनती है, पुल या खिड़की, जिसे अपने यानी कि ब्रिज कह सकते हैं, विंडो कह सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि यानी कि जब जो जालक या जालीदार शिला होती है, उस जालक या जालीदार शिला की जो कठोर चट्टानें होती है, वो कठोर चट्टानें भी अत्यधिक जब यानी कि पवन का वेग अत्यधिक हो जाता है, या बार बार जब वहां पर यानी कि इस प्रकार की क्रिया होती है, बार बार जब वो यानी कि कंकड़ पत्थर जो धूल कण है वो वायु के तीव्र गति से वहां पर टकराते हैं, तो उसके कारण जो है यानी कि ये जो भाग है, ये सारे के सारे जो भाग है, इस प्रकार से इनके जो भाग थे वो सारे के सारे भाग जो हैं इनके अलग हो जाते हैं, या अपने ये मान सकते हैं कि यहाँ से निकल जाते हैं पवन वेग के कारण। तो इस प्रकार की आकृति जो होती है, या ये जो है पुल या खिड़की के रूप में अपने को दिखाई देती है। जिस प्रकार से कोई पुल बना हुआ होता है, उसी प्रकार से जो है वो चट्टानें जो हैं ये क्षरित होकर एक पुल के समान या एक खिड़की के समान वो अपने को दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार से यानी कि इन अपर्दनात्मक शिलाकृतियों का निर्माण होता है। अपर्दनात्मक शिलाकृतियों को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अपर्दनात्मक शिलाकृतियां जो होती है अधिकतर पवन वेग पर आधारित होती है, कि पवन का वेग किस प्रकार का है, पवन का वेग कम है या अधिक है, उसके कारण जो है ये प्रभावित होती है। दूसरा यानी कि सामने वाली जो चट्टानें हैं कठोर है या कोमल है, कठोर या कोमल। अगर कोमल चट्टानें होती हैं उनके सामने पवन वेग के सामने, तो उसके कारण जो है इनके अधिक अपर्दन की क्रिया होती है और अधिक शिलाकृतियों का निर्माण होता है। और अगर कठोर चट्टानें उनके सामने अधिक होती है तो बहुत कम अपर्दन की क्रिया होती है, या अपने ये मान सकते हैं कम शिलाकृतियों का निर्माण होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमने पवन के जो अपर्दनात्मक शिलाकृतियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। ओके।